क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में 70% जो वेटेज है, जो लोड है, वो वर्ड प्रॉब्लम्स का ही है। तो इसीलिए हमने एक मुहिम शुरू कर दी है वर्ड प्रॉब्लम्स को ग्रिप में लाने के लिए। हमारा पार्ट 2 है वर्ड प्रॉब्लम्स का, जिसमें हम ये दो कैटेगरीज देखेंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम और 2 डिजिट के सम्स। स्पीड डिस्टेंस टाइम में जो पहला कैटेगरी है वो है डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम के क्वेश्चंस। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम मैं पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है लीनियर इक्वेशन केस में। एक बार ब्रीफली समझ लेते हैं। डाउनस्ट्रीम का केस हो तो मान लीजिए कि ये सी के वेव्स हैं और ये मोटर बोट है, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। मान लीजिए कि ये है पोजीशन ए और ये है पोजीशन बी। मोटर बोट को इस डायरेक्शन में जाना है और सी के वेव्स को भी इसी डायरेक्शन में जाना है। जब दोनों को उसी डायरेक्शन में जाना है तो इसका बेनिफिट होता है मोटर बोट को। मोटर बोट जल्दी से वहाँ पहुँच जाती है। ये एडिशनल सपोर्ट क्यों मिला मोटर बोट को? क्योंकि पानी में भी अपना एक वेग होता है, अपनी एक स्पीड होती है, तो पानी भी उसे पुश करता है कि भाई तू उसी डायरेक्शन में जा। तो पानी का भी एक सपोर्ट रहता है। पानी की जो स्पीड है वो मोटर बोट की स्पीड में ऐड हो जाती है और वो ड्यूअल स्पीड के साथ आगे जाता है। सो डाउनस्ट्रीम, दिस इज द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम। मान लीजिए कि मोटर बोट का खुद का स्पीड था 17, ओके, और वाटर की स्पीड है 3। तो जो टोटल स्पीड मिलती है मोटर बोट को वो हो जाएगी 20। Likewise, if I assume that the speed of motor boat is x and that of this water is 4 किलोमीटर, in this case जो टोटल स्पीड मिलेगी डाउनस्ट्रीम के केस में वो हो जाएगी x प्लस 4। इन केस ऑफ अपस्ट्रीम, इस केस में क्या होता है कि पानी के वेव्स को तो देखिए इस डायरेक्शन में जाना है, बट मोटर बोट को ऑपोजिट डायरेक्शन में आना है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि पानी के जो वेव्स होते हैं वो रेजिस्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं मोटर बोट को उस तरफ से उस तरफ आने के लिए। एक उल्टा सा अपोजिशन लगता है वहाँ पर। तो इस केस में अगर मोटर बोट की स्पीड 17 है और पानी का जो स्पीड है वो 3 है, तो स्पीड बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो जाती है। तो नेट स्पीड जो मोटर बोट को मिलती है वो होती है 14 किलोमीटर पर आवर। मान लिया जाए कि अगर मोटर बोट की स्पीड x है और पानी का स्पीड 4 था, तो इस केस में x माइनस 4 स्पीड मिलता है मोटर बोट को। अभी ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, हाँ, वो हमें लीनियर इक्वेशंस में भी है। लीनियर इक्वेशंस के जब हम सम करते हैं तो उसमें हमें दो वेरिएबल्स यूज़ करने होते हैं, x और y। उन वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या रहता है कि दे डोंट गिव यू एनी ऑफ द स्पीड। ना वो आपको पानी की स्पीड देते हैं, ना वो आपको मोटर बोट की स्पीड देते हैं। दोनों भी स्पीड्स गायब होती हैं वो सम्स में। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर है ना, तो आपको कोई ना कोई क्लू दिया रहेगा या डायरेक्टली दी रहेगी, दोनों में से कोई एक स्पीड, यानी मोटर बोट की स्पीड या फिर सी की वाटर की स्पीड, दोनों में से कोई एक स्पीड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको हमें एक वेरिएबल में करना है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 1, अ मोटर बोट whose speed in still water is 18। वो कह रहे हैं कि जो मोटर बोट का स्पीड है वो कितना है, 18 है। ओके, स्पीड इज 18, takes 1 hour more to go 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम than to return downstream to the same spot। यानी उस मोटर को 24 किलोमीटर ट्रेवल करना है, डाउनस्ट्रीम में भी 24 और रिटर्न जर्नी भी सेम है, यानी कि अपस्ट्रीम भी 24 किलोमीटर है। सो डिस्टेंस कितना है, ये मोटर बोट का था स्पीड और जो डिस्टेंस है वो है 24 किलोमीटर, चाहे अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम। वो कह रहे हैं अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, यानी कि वाटर का स्पीड हमें
फाइंड करना है। ओके, इस केस में हम क्या करेंगे, इस तरह का एक टेबल बना देंगे 3x3 का, जिसमें लिखेंगे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, और यहाँ पर आएगा डाउनस्ट्रीम। आप चाहे तो हम पहले अपस्ट्रीम लिख देते हैं, अपस्ट्रीम, और यहाँ पर आएगा डाउनस्ट्रीम। डिस्टेंस अपस्ट्रीम का भी 24 किलोमीटर था और डाउनस्ट्रीम के लिए भी सेम जर्नी है, 24 किलोमीटर है। स्पीड, देखिए अपस्ट्रीम में क्या होता है, हमने यहाँ पर चेक किया था कि अपस्ट्रीम के केस में मोटर बोट की स्पीड से पानी की स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर मोटर बोट का स्पीड 18 दिया हुआ है, पानी के स्पीड को मैं x अज्यूम करूँगी, तो अपस्ट्रीम के केस में क्या हो जाएगा, 18 जो मोटर बोट की स्पीड है उसमें से पानी का स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, डाउनस्ट्रीम के केस में स्पीड ऐड हो जाएगी, 18 प्लस x। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 24 क्वेश्चन में दिया हुआ था डिस्टेंस, ये स्पीड है, यहाँ माइनस क्यों किया, यहाँ प्लस क्यों किया, आपको प्रीवियस स्क्रीन पे बताया मैंने। नाउ टाइम, सी अपस्ट्रीम में स्पीड कम है, आप नोटिस कर सकते हैं कम हो रही है स्पीड, तो डेफिनेटली स्पीड कम होती है तो टाइम ज़्यादा लगता है, यानी कि अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो ज़्यादा है। टाइम हम पहले फॉर्मूला से निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारा डिस्टेंस इधर है, स्पीड एकदम उसके नीचे है, आप चेक कर सकते हैं, तो टाइम क्या होगा, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, फॉर्मूला के हिसाब से ये टाइम है। उसी तरह डाउनस्ट्रीम के केस में भी 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, डाउनस्ट्रीम का टाइम ये है। ओके, तो अभी हमारे पास सारे डिटेल्स हैं एक्स के टर्म्स में, हमारे पास अपस्ट्रीम का भी टाइम आ गया, डाउनस्ट्रीम का भी टाइम आ गया। आप नोटिस करिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम। उन्होंने कहा है कि अपस्ट्रीम जाने के लिए 1 घंटा ज़्यादा लगता है, 1 आवर ज़्यादा लगता है। इसका मतलब अपस्ट्रीम का जो टाइम है वो बड़ा है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम का टाइम। कितना बड़ा है, कितना ज़्यादा है ये टाइम, 1 आवर। सो हियर वी नो दैट अपस्ट्रीम टाइम is more than downstream time by 1 hour. So here we can frame the equation. Equation कैसे frame होगा, this minus this equal to 1, because ये बड़ा है ये छोटा है, so हम जानते हैं कि ये 1 ज़्यादा है, तो this time minus this time, मैं यहाँ पर ही equation बता देती हूँ आपको, देखिए this time minus ये ज़्यादा टाइम है ये कम टाइम है is equal to 1, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ओके, सो अभी इस सम को हम सॉल्व करेंगे विथ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, बी विथ मी। ये टेबल आप एग्जाम में ड्रॉ कर सकते हैं और इसको वर्किंग्स करके आप लिख सकते हो कि ये आपकी वर्किंग्स है। ऑफन वर्किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान आउट योर सम। लेट्स अज्यूम that the speed of the stream is x kilometer per hour. Therefore, यहाँ पर आपको दोनों स्पीड्स क्लैरिफाई करनी पड़ेंगी, डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की। Therefore, downstream speed is equal to 18 plus x kilometer per hour and upstream speed is 18 minus x kilometer per hour.
Therefore, according to question, time taken by upstream minus time taken by downstream, there is a difference of 1. हमने इक्वेशन फ्रेम की है, लेकिन यहाँ पर आपको पावर 2 नहीं दिख रहा है. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा फर्दर सिंप्लीफाई करने के बाद में. यहाँ पर एलसीएम किया है क्रॉस एंड डिनोमिनेटर्स. (24 into 18) it is 432 plus 24x minus 432 plus 24x upon 18 minus x 18 plus x, a square minus b square लगेगा, 18 square minus x square is equal to 1. न्यूमरेटर में 432 पॉजिटिव नेगेटिव हैं, कैंसिल हो जाएंगे. 24x 48x ऐड होने के बाद में डिनोमिनेटर 18 स्क्वायर इज 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसे. वी आर वेरी क्लोज टू आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. उसे सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाना है. 48x या तो ऐसा समझ लीजिए, इन दोनों को राइट में शिफ्ट करते हैं तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल्स टू 0. ये आया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. एक बार ब्रीफली समराइज करवा देती हूँ आपको. डाउनस्ट्रीम स्पीड 18 प्लस एक्स, अपस्ट्रीम स्पीड 18 माइनस एक्स. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपस्ट्रीम टाइम ज़्यादा था देन डाउनस्ट्रीम टाइम बाय 1 आवर. सो ये अपस्ट्रीम का टाइम है माइनस डाउनस्ट्रीम का टाइम है इक्वल टू 1. यहाँ पर इस तरीके वाला क्रॉस में एलसीएम किया है. ओके, फर्दर सिंप्लीफाई करने पर 432 कैंसिल हुआ है, 48x और डिनोमिनेटर में ये आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया. अब जाकर हमें मिला है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अभी हमें क्या करना है, मिडल टर्म स्प्लिट. मिडल टर्म स्प्लिट कैसे हम लोग को स्प्लिटेंसेस मिलते हैं मैंने आपको पार्ट 1 में बहुत अच्छे से बताया है. यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 54x माइनस वी वॉन्ट ये 6x. 54 इंटू 6 ये हमारे स्प्लिटेंसेस हैं. x minus 6 x plus 54 equals to 0. So either x minus 6 is 0 or x plus 54 is 0. So here we find that x is 6 or x is minus 54. Since speed cannot be negative, we will ignore x is minus 54. We will consider the value of x as 6. Since speed can't be negative, x is equal to 6. Therefore, the speed of the stream is 6 km per hour. होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. तो चलो आगे क्वेश्चन 2 की तरफ प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 फ्लाइट के बारे में है. ओके,
कि बैड वेदर होने की वजह से फ्लाइट में पायलट ने स्पीड स्लो डाउन कर दिया। स्पीड अगर कम हो गई तो उससे क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। ओके, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो तो उतना ही रहता है, ठीक है, डिस्टेंस उतना ही रहता है। आगे के क्वेश्चंस में हम कुछ ऐसा ही देखने वाले हैं, चाहे वो ट्रेन हो या फिर फ्लाइट हो, या तो स्पीड को बढ़ाया जाएगा या तो स्पीड को कम किया जाएगा। इन दो केसेस में हमें एनालिसिस करना है कि डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, इस क्वेश्चन में दिया गया है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वॉज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर। यानी एक फ्लाइट थी जिसे 600 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना था, लेकिन वेदर खराब हो गया। वेदर खराब होता है तो पायलट क्या करेगा, स्पीड रिड्यूस कर देगा। इट्स एवरेज स्पीड फॉर द ट्रिप वॉज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। जितनी भी उसकी पहले से ओरिजिनली स्पीड प्लान्ड थी उससे 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड उसने कम कर दी पायलट ने। ओके, सो जो भी एवरेज स्पीड थी उससे 200 किलोमीटर कम हो गई, एंड उसकी वजह से क्या हो गया, द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज्ड बाय 30 मिनट्स। पायलट ने स्पीड कम कर दी 200 किलोमीटर पर आवर, उसकी वजह से क्या हो गया, टाइम डेफिनेटली ज़्यादा लगा, आधा घंटा यानी 30 मिनट्स ज़्यादा लगा। 30 मिनट्स को आवर में कन्वर्ट करेंगे, 1/2 आवर ज़्यादा लगा है। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ओरिजिनल ड्यूरेशन यानी कि अगर कोई वेदर खराब ही नहीं हुआ होता, सब नॉर्मली चल रहा होता, इन दैट कंडीशन कितने समय में जो है फ्लाइट अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाती। ओके, ये टेबल हमारे लिए कॉमन है, डीएसटी टेबल। ओके, वी कॉल दिस टेबल एज डीएसटी टेबल। इसमें ये तो रहा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। यहाँ पर जैसे अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम था पहले वाले क्वेश्चन में, इसमें हम लिख देते हैं ओरिजिनल एंड स्लोअर। ओके, ओरिजिनल एंड स्लोअर, क्योंकि उसको स्लो कर दिया गया, ये ओरिजिनल है। अब डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस ओरिजिनली 600 किलोमीटर ट्रेवल करना था। स्पीड चाहे स्लो भी कर दी लेकिन डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करना है ना, 600 किलोमीटर का, तो यहाँ पर भी 600 ही आएगा। स्पीड हम अगर ये अज्यूम कर लें कि ओरिजिनली जब जा रहा था फ्लाइट तो उनकी जो स्पीड प्लान्ड थी, एवरेज स्पीड, वो थी x किलोमीटर पर आवर, लेकिन उसको स्लो कर दिया गया। स्लो कर देंगे तो यानी स्पीड कम हो गई, x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर। फाइन। टाइम, टाइम के बारे में हमें सिर्फ इतना क्लू दिया गया है कि टाइम जो है इस केस में ज़्यादा लगा क्योंकि स्लो चल रहा है ना फ्लाइट, तो इसका जो टाइम है वो ज़्यादा है देन दिस। ये कितना ज़्यादा है, हाफ एन आवर। पहले हम टाइम को फाइंड करने की कोशिश करेंगे बाय आवर सिंपल फॉर्मूला d अपॉन एस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये रहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये क्या हो गया, ये हमारा ओरिजिनल ड्यूरेशन है, ओरिजिनल टाइम है जो फ्लाइट को लगने वाला था, लेकिन अभी टाइम कितना लगेगा, 600 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 600 अपॉन x माइनस 200। तो अभी हमारे पास दोनों टाइमिंग्स जो हैं मौजूद हैं, ये ओरिजिनल टाइम है और ये स्लोअर हो जाने का टाइम है। हम जानते हैं ये टाइम ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, हाफ एन आवर ज़्यादा है। तो अगर इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे, इस ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, हाफ एन आवर आना चाहिए। ओके, ये टाइम आधा घंटा ज़्यादा है।
फॉर एग्जाम्पल ये 3 आवर्स 30 मिनट्स है, तो ये सिर्फ 3 आवर्स है, ओके। तो इक्वेशन कैसे बनेगा? मोर माइनस लेस इक्वल टू हाफ एन आवर, फाइन। तो लेट्स प्रोसीड नाउ विद द प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आई होप आपको इक्वेशन समझा होगा। दिस माइनस दिस अपॉन इज इक्वल टू 1/2। Let's assume that the average speed of the flight was x kilometer per hour. Hence, according to question, 600 upon x minus 200. What is this? This is the time taken by the flight after it was slowed down minus original time 600 upon x is equal to, it was 30 minutes more, so I am writing 1/2, half an hour. Now here we shall do LCM. ये वाला LCM करेंगे हम, क्रॉस 600x माइनस 600x माइनस 200 अपॉन इक्वल्स टू 1/2। सिंप्लीफिकेशन, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 200x इक्वल्स टू 1/2। सी यहाँ न्यूमरेटर में 600x पॉजिटिव है और नेगेटिव भी है, इसे कैंसिल कर देते हैं। $1,20,000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 1/2। इसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 200x इज इक्वल टू 2,40,000। 2,40,000 को लेफ्ट में लेकर आइए तो आपको मिल जाएगा आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स स्क्वायर माइनस 200x माइनस 2,40,000 इक्वल टू 0, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मिडल टर्म स्प्लिट करना है और सिंप्लीफाई करना है इसे। 6 4 24 होता है। आई एम टेकिंग 600x माइनस 600x प्लस 400x, ये दोनों क्या हैं? ये दोनों स्प्लिटेंसेस हैं 200 के। Now these two common, x minus 600, 400, x minus 600, so x plus 400, x minus 600 equals to 0. So x is either minus 400 or x can be positive 600. Now speed can't be negative. Hence we consider speed as (600 kilometer per hour). So हमें मिल गया कि ओरिजिनली जो फ्लाइट का स्पीड था वो कितना था? 600। So उन्होंने आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन।
देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन यानी कि टाइम, टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारा डिस्टेंस भी 600 है और स्पीड भी हमें 600 ही मिला है। देयरफॉर ओरिजिनल ड्यूरेशन वाज 1 आवर। होप यू फाउंड इट इजी। आगे के क्वेश्चंस भी कुछ इसी पैटर्न के हैं। लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि एक फ्लाइट है जिसने टेक ऑफ ही लेट किया है, यानी स्टार्ट ही लेट किया। ओके, 30 मिनट्स लेट। अब जब 30 मिनट्स लेट स्टार्ट किया है लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचने का टाइम तो सेम ही था, तो हम क्या करेंगे? डेफिनेटली पायलट को क्या करना पड़ेगा कि स्पीड बढ़ानी पड़ेगी ताकि टाइम पर डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। ओके, तो इस केस में ऐसा ही हुआ है कि पायलट को स्पीड बढ़ानी पड़ी है। देखते हैं। अ प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेट देन इट्स स्केड्यूल्ड टाइम, यानी कि फ्लाइट जो थी वो 30 मिनट लेट हो गई। एंड in order to reach the destination 1500 kilometer away in time, it had to increase its speed by 100 kilometer per hour. डिस्टेंस जो ट्रेवल करना था वो था 1500 किलोमीटर। ओके, नाउ उसको कवर करने के लिए पायलट ने स्पीड क्या कर दी? बढ़ा दी। कितनी बढ़ा दी? 100 किलोमीटर पर आवर से स्पीड बढ़ा दी। फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। ये तो बढ़ी हुई स्पीड थी, अदरवाइज यूजुअली यानी कि उसका ओरिजिनल स्पीड क्या था वो हमें पता करना है। तो इसमें भी डीएसटी टेबल बनेगा। लेट्स राइट हियर ओरिजिनल। ओके, इस केस में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पायलट ने ना स्पीड बढ़ा दी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फास्टर। ये फास्टर स्पीड वाला है। ओके, नाउ डिस्टेंस चाहे वो कम स्पीड में चलाए, एवरेज स्पीड पे चलाए या फास्टर चलाए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो सेम ही है, दैट इज 1500 किलोमीटर पर आवर। स्पीड हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल थी वो है x, लेकिन पायलट ने क्या कर दिया? स्पीड को बढ़ा दिया। x प्लस 100, ये हमारी न्यू स्पीड है। नाउ टाइम, distance upon speed gives me time, so 1500 upon x, यहाँ पर भी 1500 upon x plus 100। ये फास्टर का टाइमिंग है कि फास्ट गए तो कितना टाइम लगा, अगर ओरिजिनली जाते कम स्पीड से तो कितना टाइम लगता। हम सब जानते हैं कि फास्ट जाएंगे तो टाइमिंग कम लगता है, यानी ये टाइम जो है वो कम है और ये वाला टाइम जो है वो ज़्यादा है। ओके, नाउ ये जो टाइम है ये कितना कम है? 30 मिनट्स कम है। इसका मतलब दिस टाइम माइनस दिस टाइम शुड गिव मी हाफ एन आवर, दैट इज 30 मिनट्स। सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह इक्वेशन बनेगा, यहाँ माइनस more time minus lesser time equals to 1/2। फाइन, सो सॉल्व करते हैं। लेट्स assume that the usual speed of the flight was x kilometer per hour. Hence, according to question, 1500 upon x minus 1500 upon x plus 100 should be equal to 1/2. Cross LCM,
1500x x square plus 100x equals to 1/2. 1500x कैंसिल हो जाता है, सो बचा है 1,50,000 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स टू 1/2. यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है एक्स स्क्वायर प्लस 100x इज इक्वल टू 3 लाख. 3 लाख को लेफ्ट में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 3 लाख इक्वल्स टू 0. अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे. स्प्लिटेंसेस हैं 600 और 500. So x minus 500, x minus 600, this rate, plus 600 minus 500. So x minus 500 is 0 और x plus 600 is 0. So x can be either 500 or x can be minus 600. Since speed can't be negative, we will consider x as 500 kilometer per hour. So the usual speed of the flight was 500 kilometer per hour. चलो प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 रीड करते हैं. अ ट्रेन कवर्स a distance of 90 किलोमीटर at a uniform speed. तो डिस्टेंस दिया है 90 किलोमीटर जो एक ट्रेन को ट्रेवल करना है. Had the speed been 15 किलोमीटर पर आवर more, it would have taken 30 minutes less for the journey. See, एक तो है यूजुअल यानी कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन. यहाँ पे बोला गया है कि काश उस ट्रेन की स्पीड 15 किलोमीटर ज़्यादा होती, तो हम यहाँ लिख देते हैं फास्टर वाला केस. अगर ज़्यादा होती तो क्या होता. सी, इन बोथ द केसेस डिस्टेंस तो सेम होता, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर लिख देते हैं. सॉरी इट इज़ 90 किलोमीटर. सो डिस्टेंस तो दोनों केसेस में सेम होता 90 किलोमीटर. स्पीड हम मान लेते हैं कि जो ट्रेन का यूजुअल स्पीड था वो था x. लेकिन अगर स्पीड बढ़ा दी जाए, यहाँ पे लिखा हैड द स्पीड बीन 15 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड 15 ज़्यादा होती तो ये मैंने बढ़ा दी स्पीड, फास्टर केस, ठीक है. इट वुड हैव टेकन 30 मिनट्स लेस, यानी यहाँ पर जो टाइम आएगा ना फास्टर वाला वो 30 मिनट कम आएगा. तो टाइम का फॉर्मूला हम जानते हैं, ये है डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फाइन. सो ये आया 90 अपॉन x और ये आया 90 अपॉन x प्लस 15. ये वाला जो टाइम है वो कम है क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम है. ये वाला टाइम ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? 30 मिनट ज़्यादा है. तो अभी आपकी इक्वेशन बनने जा रही है मोर टाइम माइनस लेस टाइम इज इक्वल टू 1/2. ये 1/2 क्या है? आवर, हाफ एन आवर. ओके. सो पहले के जो दो सम्स हमने किए ये उसी की तरह सॉल्व होने वाला है. अब हर सम मैं क्यों करूं,
इसको आप करिए और इसे आप कंप्लीट करिए। हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा कैटेगरी सम्स का, 2 डिजिट सम्स। चलो लेट्स प्रोसीड। डिजिट्स वर्सेस नंबर। For example, there is a number 72. We call it 72. लेकिन अगर यही 2 डिजिट्स किसी मोबाइल नंबर में होते हैं तब हम क्या बोलते हैं? 72। क्योंकि जैसे कि मोबाइल नंबर हुआ, ऐसे केसेस में उसमें उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता, उसका एक्सपांडेड फॉर्म हम नहीं यूज़ करते, उसकी फेस वैल्यू यूज़ करते हैं। सो वी कॉल देयर नेम्स इंडिविजुअली, 7 2 1 9 6, ओके, दैट वे। सो दिस इज 72, बट अगर बोला जाए नंबर तो ये है 72। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड डिजिट्स वर्सेस नंबर, डिफरेंस क्या है? डिजिट्स मतलब 7 2, 7 और 2 आपस में कहीं पर भी रिलेटेड नहीं है, जबकि नंबर इज 72, ये डिफरेंस है। तो नंबर कहेगा कि जो 72 है वो 70 प्लस 2 है, जबकि डिजिट्स 7 एक डिजिट हो गया और 2 दूसरा डिजिट हो गया। तो ये वाले जो सम्स होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डिजिट्स एंड नंबर्स, you have to be very careful with these two terms. When they say digits, you have to understand वो इंडिविजुअल हैं, अपने अपने अलग अलग हैं, 7 2, बट वेन एवर दे यूज द टर्म नंबर बोला तो हमेशा एक्सपांडेड फॉर्म ही यूज करना है। ओके, अभी ऑफन ये क्वेश्चंस में 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। ओके, 2 डिजिट नंबर्स होते हैं। मान लेते हैं कि नंबर है 2 डिजिट्स जो हैं वो है x और y, ये दोनों डिजिट्स हैं, लेकिन नंबर जो है ना उसको इंडिविजुअली कॉल नहीं करेगा वो x और y। नंबर विल से इट इज 10x। जैसे 72 के केस में 7 को 70 लिखा, सो 10x प्लस y। यहाँ पर देखिए क्या था, x y, लेकिन नंबर क्या बोलता है? इट इज 10x प्लस y। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू। एंड दूसरी चीज, इस तरह के क्वेश्चंस पे कभी कभी नंबर के जो डिजिट्स होते हैं ना वो इंटरचेंज होते हैं। मान लो कि इस केस में डिजिट्स इंटरचेंज होते हैं, तब क्या हो जाएगा? y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा। इंटरचेंज के केस में नंबर हो जाएगा 10y प्लस x। अनदर थिंग, हम लोग चैप्टर कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल यूज होता है, जबकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में भी हमने सम्स किए थे, उसमें हम दोनों वेरिएबल यूज कर रहे थे, लेकिन क्वाड्रेटिक में हम नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन ही कुछ इस तरीके से पुट किया जाता है कि हम y को भी x के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में जब भी हम डिजिट्स वाले सम्स करेंगे, दे विल डेफिनेटली गिव अस सम क्लू टू कन्वर्ट दिस y इन टर्म्स ऑफ x। ओके, लेट्स प्रोसीड with question number 5. A 2-digit number is 4 times the sum of digits. I am repeating, a 2-digit number is 4 times the sum of the digits. It is also equal to 3 times the product of digits. Find the number. 2 sentences दिए हैं और उसके बाद में लिखा है फाइंड दी नंबर। हम डिटेल में एक एक सेंटेंस को स्टडी करेंगे। आई एम रीराइटिंग बोथ दी सेंटेंसेस वन बाय वन। पहले फर्स्ट सेंटेंस पर फोकस करते हैं। सी, इन दिस क्वेश्चन it is very important that you pay attention, try to understand the question. A 2-digit number is 4 times the sum of the digits.
ये सेंटेंस है, पहला सेंटेंस, अ 2 डिजिट, यहाँ पर वर्ड है नंबर, अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि क्या होना चाहिए, नंबर बोला है तो इट इज 10x plus y. A 2 digit number is 4 times, यानी कि ये जो नंबर है, ये नंबर इज 4 टाइम द सम ऑफ, यहाँ पर डिजिट्स वर्ड है, अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि ये 10x plus y is, I have assumed, सी, इसको दोबारा से करते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि ये जो 2 डिजिट्स हैं, टेंस प्लेस पर x है और वंस प्लेस पर है y, तो ये तो दोनों क्या हो गए, ये दोनों डिजिट्स हैं, लेकिन अगर इसी से नंबर फ्रेम करना है तो वो क्या हो जाएगा, 10x plus y, ये हमारा नंबर है. Try to understand the difference. These are digits xy and this is number. Now they are saying a 2 digit number, number मतलब ये, this is 4 times the sum of digits, तो ये तो नंबर है, तो हम लिखेंगे 10x plus y, ये नंबर है, ओके. दिस नंबर इज 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, तो डिजिट्स तो ये दोनों हैं, ये नंबर था x plus y. इस तरह का एक इक्वेशन फ्रेम हुआ है. नाउ सिंप्लीफाई करते हैं. आप कहेंगे 2 वेरिएबल्स क्यों यूज किए, तो थोड़ा धीरज रखिए, y पिक्चर से जाने वाला है बहुत जल्द, बट शुरू में हमें इस y की ज़रूरत है. 4 मल्टीप्लाइंग विथ x एंड 4 मल्टीप्लाइंग विथ y, ओके. नाउ 4x को लेफ्ट में लाओ, 10x माइनस 4x, 4y माइनस y, यहाँ आया 6x इज इक्वल टू 3y. 6x इज इक्वल टू 3y, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 6x अपॉन 3, यानी कि 2x. सी, हमको y की वैल्यू मिल गई, y इज इक्वल टू 2x, यानी y की वैल्यू x के टर्म्स में मिल गई हमें, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. y इज इक्वल टू 2x. तो हमने क्या किया ना, अभी तक अपना सिर्फ पहला सेंटेंस ही लिखा था. पहला सेंटेंस लिखने से, उसको फर्दर उसके ऊपर वर्क करने से हमें y की वैल्यू मिल गई x के टर्म्स में. मैं रिपीट करती हूँ, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, तो ये था नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स. ये नंबर है, ये डिजिट्स हैं. इसको फर्दर हमने सिंप्लीफाई किया, तब जाके हमें वैल्यू मिली है y की, विच इज़ इक्वल टू 2x. अभी हम वर्क करेंगे हमारे दूसरे सेंटेंस पर. दूसरे सेंटेंस से देखते हैं क्या हासिल होता है. इसे मैं इरेज करती हूँ. सी, दिस वॉज द पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, बट एट प्रेजेंट माई स्क्रीन इज स्मॉल, so I am writing on this board only. Y is equal to 2x. Second sentence, it is also equal to, it is also equal to 3 times the product of digits. अब इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे हम. यहाँ पर इट किसको रेफर कर रहा है, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स. ये भी डिजिट्स है. यहाँ पर इट मतलब नंबर, बिकॉज आप पढ़कर देखिए आपको समझेगा. अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, यानी कि वो जो नंबर था ना 10x प्लस y,
ओके, 10x प्लस वाई, वो इसकी बात कर रहे हैं. इज दिस नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू, ये किसके इक्वल है? 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट्स. डिजिट्स कौन थे? डिजिट्स कौन थे? एक्स वाई. सो वो कह रहे हैं दिस नंबर इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स. तो ये दोनों डिजिट्स हैं, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स. अभी क्या करना है इस केस में, आपका ये सेकेंड सेंटेंस पढ़ने के बाद में ये इक्वेशन फ्रेम हुआ. अभी आप y की वैल्यू तो जानते हैं x के टर्म्स में. y की वैल्यू कितनी है? 2x है. सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 3x मल्टीप्लाई बाई 2x. यहाँ पर एडिशन होगा 12x, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगा 6x स्क्वायर. ओके, नाउ 6x यहाँ पर ले आते हैं, यहाँ पर एक x अकेला छोड़ दीजिए. हेंस द वैल्यू ऑफ x इज 2. तो y कितना था? y था ट्वाइस ऑफ x, तो y कितना होगा? 4. हेंस द गिवन नंबर इज 24. 2 डिजिट का सम है, हेंस इट इज 24. लेट्स प्रोसीड with the next question. क्वेश्चन नंबर 6. डिजिट्स के ऊपर ही बेस्ड ये कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है. दूसरा क्वेश्चन है ये प्रीवियस सम से अलग है. अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18. इसी सेंटेंस को मैंने यहाँ पर दोबारा लिखा है. अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18. जैसे कि 2 डिजिट हैं जिनका प्रोडक्ट 18 आ सकता है, तो वो 9 2 ज़ा 18, 6 और 3 6 ज़ा 18, ऐसा. सो 2 डिजिट्स कुछ ऐसे हैं कि जिनका प्रोडक्ट है 18. मैं डिजिट्स के लिए ये बॉक्स बनाती हूँ. मान लो एक डिजिट है x और दूसरा डिजिट है y. इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 18. लेकिन समस्या ये है कि हम 2 वेरिएबल यूज़ कर नहीं सकते, हमें एक ही वेरिएबल यूज़ करना है. इसलिए y को यहीं छोड़ते हैं, x को वहाँ भेजते हैं. तो y की वैल्यू मिल गई 18/x. इसका मतलब जो 2 डिजिट्स हैं वो हम कौन से लिखेंगे? एक डिजिट यही है x, दूसरा डिजिट होगा 18/x, यानी कि y की जगह पर जो दूसरा डिजिट है वो है 18/x. सो द 2 डिजिट्स दैट आर बीइंग रेफर्ड इन द क्वेश्चन आर x एंड 18/x. ये पहला सेंटेंस था. अभी इसी क्वेश्चन का दूसरा सेंटेंस है, when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their place. I have already written this sentence here. When 63 is subtracted from the number, not digits, when 63 is subtracted from the number, the digits interchange their place. इस लेआउट को थोड़ा समझिए. अभी ओरिजिनल नंबर एंड द रिवर्स नंबर. सी, हमने ये समझ लिया कि जो डिजिट्स हैं हमारे नंबर की वो कैसी हैं. मान लो यहाँ पर x है, तो दूसरा जो डिजिट है वो है 18/x. ये डिजिट है. नंबर कैसे मिलता है? नंबर टेंस प्लेस को आपको 10 से इंटू करना है. सो 10x प्लस 18/x ये हमारा ओरिजिनल नंबर है. अगर डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं तो क्या हो जाएगा? 18/x इस तरफ आ जाएगा और x इस तरफ. और इस केस में फिर नंबर क्या होता? क्योंकि ये टेंस है, ये वंस है, अगर डिजिट्स रिवर्स हो जाती हैं तब वो नंबर क्या होगा? ये वाला जो नंबर है 18/x ये 10 से इंटू हो जाएगा. सो ये नंबर है 180/x प्लस x.
Now look, we have original number, we also have reversed number. Okay, ये ओरिजिनल नंबर है और ये रिवर्स नंबर है. इस सेंटेंस को पढ़ते हैं. When 63 is subtracted from the number, यानी ओरिजिनल नंबर से अगर 63 माइनस करोगे तो डिजिट्स इंटरचेंज होती हैं. तो ये हमारा ओरिजिनल नंबर है. इसमें से 63 माइनस करेंगे तो ये नंबर आ जाता है, ऐसा इनका कहना है. सो इक्वेशन फ्रेमिंग के लिए यहाँ पर हमें एक सिचुएशन मिल रही है कि ये ओरिजिनल नंबर है, इसमें से आप 63 माइनस करिए तो आपको रिवर्स नंबर मिलेगा. अगले स्क्रीन पर यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं. सो ये हमारा ओरिजिनल नंबर था 10x प्लस 18 अपॉन x माइनस 63, देन वी गेट दी रिवर्स नंबर. फाइन. इसको सिंप्लीफाई करते जाना है जब तक हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मिल जाता. सिंप्लीफाई करने के लिए आप ऑब्जर्व करिए कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में x है और यहाँ पर भी. x को हटाने का हम पहले कोशिश करेंगे. वी कैन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x. एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाय x. सो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस 18, क्योंकि इसका x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 63x. ये टर्म x से इंटू हुआ 180, ये टर्म x से इंटू हुआ x स्क्वायर. ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, थ्रू आउट x से मल्टीप्लाई किया ताकि ये फ्रैक्शंस चले जाए. नाउ इन दोनों को लेफ्ट में ले आएंगे, 180 को और x स्क्वायर को. सो 10x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये वाला, माइनस 63x प्लस 18 माइनस 180. सब कुछ लेफ्ट में आ गया, इक्वल्स टू 0. नाउ लाइक टर्म्स, 9x स्क्वायर माइनस 63x माइनस 162 इक्वल्स टू 0. तीनों भी टर्म्स 9 से डिविजिबल हैं, सो वी विल डिवाइड थ्रू आउट बाय 9. We found our quadratic equation as x square minus 7x minus 18. मिडल टर्म स्प्लिट कर सकते हैं, 9 और 2 स्प्लिटेंसेस हैं, माइनस 9 प्लस 2, x plus 2 x minus 9 equals to 0. Hence x plus 2 is 0 or x minus 9 is 0. So x is either minus 2 or x is positive 9. So हमारे क्वेश्चन के दो डिजिट्स हैं, 2 और 9. Hence the number is 92. चलो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में मैं दोबारा लेके आई हूँ DST को, यानी डिस्टेंस स्पीड टाइम के क्वेश्चन को. ज़रा क्विकली कर लेते हैं. अ फास्टर ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन स्लोअर ट्रेन फॉर अ जर्नी ऑफ 200 किलोमीटर. 200 किलोमीटर का जर्नी है, दोनों भी ट्रेन्स को कवर करना है, एक फास्टर को और एक स्लोअर ट्रेन को. ओके, सो if the speed of the slower train
is 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन। जो स्लो है उसका स्पीड इससे 10 कम है। अगर हम अज्यूम कर लें कि फास्ट ट्रेन की स्पीड x है और इसकी स्पीड 10 कम है, तो क्या होता है, इट टेक्स 1 आवर लेस, यानी कि फास्टर ट्रेन जो है उसको 1 आवर कम लगता है देन दिस ट्रेन। ओके, तो हम टाइम निकालेंगे d अपॉन एस, 200 अपॉन x, और इनका टाइम हो जाएगा 200 अपॉन x माइनस 10। टाइम स्लो को ज़्यादा टाइम लगेगा और फास्ट को कम टाइम लगेगा। ज़्यादा टाइम इसको लग रहा है, कितना ज़्यादा लग रहा है, 1 आवर ज़्यादा लग रहा है। तो 1 आवर अगर ज़्यादा लग रहा है तो इक्वेशन क्या बनेगा, दिस टाइम माइनस दिस टाइम इक्वल टू 1। लेट्स फ्रेम द इक्वेशन। Let's assume that the speed of the faster train is x kilometer per hour. So the speed of the slower train is x minus 10 kilometer per hour. According to question, it should be 200 upon x minus 10। ये टाइम ज़्यादा है स्लो ट्रेन का, उसमें से कम टाइम माइनस करेंगे तो 1 आवर आता है। इसको सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम कर रहे हैं। एलसीएम कर रहे हैं, डिनोमिनेटर राइट में क्रॉस मल्टीप्लाई, 200 इंटू एक्स, 200 इंटू 10, प्लस 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 1। 200x कैंसिल हो जाता है, इट इज़ 2000 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 1। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2000 लेफ्ट में शिफ्ट होगा। अब जाकर हमें मिला है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 2000 इक्वल्स टू 0। इसको मिडल टर्म स्प्लिट आपको करना है, और मिडल टर्म स्प्लिटेंसेस आपके कौन से आए उसे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। बी प्रिपेयर्ड, ऑल दी बेस्ट।